बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। AC थ्रू अ प्योर रजिस्टर, AC थ्रू अ प्योर कैपेसिटर और AC थ्रू अ प्योर इंडक्टर। R, L और C। R फॉर रेजिस्टेंस या रजिस्टर, L फॉर हेनरी में होता है इंडक्टेंस या इंडक्टर, और C फॉर कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, फैराड वाला याद आ रहा हो। चलिए पहले प्योर रजिस्टर बताएं, यहाँ ध्यान देंगे। ये देखिए एक सर्किट दिखाई पड़ रही है, इसका रेजिस्टेंस R लगा है। इसी को हमने AC सोर्स से जोड़ दिया। DC सोर्स को हम लोग हमेशा सेल्स दिखाते थे ऐसे, एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव होता था। AC सोर्स को हम इस तरह से दिखाते हैं अल्टरनेट रेजिस्टेंस लगा करके, क्योंकि इसमें पोलैरिटी हमेशा बदलती रहती है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर EMF E है, जिसकी वैल्यू E0 साइन ओमेगा t है, और इस समय जो करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, कितना कर रही है? I कर रही है। ठीक, लेट अ रेजिस्टेंस R, लेट a resistance R in a circuit, and instantaneous EMF E, that is equal to E0 sin omega t, produce instantaneous current, I in the circuit. Then I is equal to E by R। तो भाई हम जानते हैं कि प्योर रेजिस्टेंस में V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर या E बाई आर हो जाएगा ना। इसलिए I और कितना आ जाएगा? E की जगह आ गया E0 साइन ओमेगा टी बाई आर, I बराबर आ गया E0 बाई आर साइन ओमेगा टी, where E0 बाई आर, इसी को हम I0 करते हैं, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ alternating current, so that I becomes I0 sin omega t। ध्यान दीजिए बात को जरा, सोचिए समझिए और जानिए कि अगर कोई प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, उसमें केवल रेजिस्टेंस है और उसमें EMF अल्टरनेटिंग यूज किया जा रहा है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, उसमें करंट I फ्लो करती है, और उसका जो नेचर हमने निकाल के दिखाया आपको, वो भी I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी ही आया था। यहाँ I0 की वैल्यू E0 बाई आर होती है। इसका फेज भी ओमेगा टी है, तो इसका फेज भी ओमेगा टी होता है, कोई अंतर नहीं है, सेम फेज में, सेम फेज में, सेम फेज में, सेम फेज में। इस बात को अगर हम वेव डायग्राम से कहें, इस बात को अगर हम वेव डायग्राम से कहें, तो ये E का ग्राफ है, E0 है, जो माइनस E0, ये ओमेगा टी बात को फॉलो कर रहा है।
और अगर आई के लिए कहेंगे तो आई भी तो इसी बात को फॉलो कर रहा है, सेम वैसे ही, सेम थिंग। ये ई का ग्राफ हो गया, ये आई का ग्राफ हो गया, ये आई जीरो है, ये माइनस आई जीरो, क्यों? सेम फेज है, जब वो मैक्सिमम तो वो भी मैक्सिमम, ओमेगा टी 0 पर 0, 90 पर वो ई हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा, ये भी तो आई जीरो हो जाएगा, पाई पर दोनों जीरो हो जाएंगे, सेम बिहेवियर करेगा ना, सेम बिहेवियर करेगा। ये वेव डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम है। अब हम आ जाते हैं फेजर डायग्राम पर। किस बात पर? कहे तो कठिन लगेगा, लेकिन अब वही चीज आपके लिए हथियार बनने वाला है, वही चीज आपको सरल लगने वाली है। कैसे? तो ये ग्राफ ये बनाया था मैंने, याद कीजिए, ये ई था, ये आई था, ये ई था, ये आई था, बीच का एंगल, हाँ, और ये एंगल जो था यही तो आपका ओमेगा टी, ये ई जीरो था, ये आपका आई जीरो था। बता रहा कुछ? इसको अगर हम शॉर्टकट बनाए तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये आपका ई जीरो है, ये एंगल ओमेगा टी है, या ई जीरो वजह से ई दिखा दीजिए, ये ई है और इसका फेज एंगल ओमेगा टी है, वैसा दिखा दिया गया। और ये वाला जो है वही तो आपका, उसको ई कर दिया तो इसको भी तो हम आई करेंगे, और बीच का जो फेज एंगल है वो वाई है। उम्मीद है बात समझ में आ रहा हो। तो चाहे ऐसे बनाएंगे चाहे ऐसे बनाएंगे, दोनों एक बात है, उसको हम ऐसे बना सकते हैं। अच्छा अच्छा, अगर हम ऐसे बना दें, ये ई हो गया और ये आई हो गया, और बीच का एंगल ये भी वही बतिया हुई, ई वाला हम जान ही रहे ओमेगा टी पे होता है, आई से डिफरेंस है, वही समझ ले, बतिया वही हो गई, क्यों? तो इतने बड़ी चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं? समझ सकते हैं। ई वाला जान रहे ओमेगा टी पे होगा ना, और आई का जो फेज एंगल का डिफरेंस है वो आई का है। ऑब्वियस सी बात है कि यही फेजर डायग्राम ही तो है। अब हम फेजर डायग्राम बनाना समझ चुके हैं कैसे बनाएंगे ना, इतना बनाएंगे फीलिंग ये वाली आएगी। बात क्लियर हुई? चलिए अब हम बना रहे हैं, यहाँ दिक्कत आएगी बता दीजिएगा, सब दिक्कत आ गई है कुछ मत करिए। द फेजर डायग्राम ऑफ प्योर रजिस्टर सर्किट is pure resistor circuit is E ओमेगा टी, आई कहाँ बनाऊं? ऊपर नीचे, हाई डिफरेंस कहाँ हाई है? नीचे बनाऊं ऊपर बनाऊं? कौन पाएगा? ऊपर बनाऊं नीचे बनाऊं? कहीं नहीं बनाऊंगा, इसी बना दूंगा, क्योंकि दोनों का ही फेज एंगल ओमेगा टी कोई डिफरेंस नहीं। बोलो समझ में आ गया? समझाओ फिर से, आ गया? चलिए, किसी कुछ बोलने का मन करेगा बोल दीजिएगा, फिर मत कहिए कि हमने बोलने नहीं दिया आपको। दूसरे को बताने चल रहा हूं मैं, ध्यान देंगे, और इसी समय ये भी सीखिए, जहाँ दिक्कत है बताइएगा। एसी प्योर रजिस्टर हो गया, अब बताने चल रहा हूं मैं, एसी थ्रू अ प्योर कैपेसिटर, एसी थ्रू अ प्योर कैपेसिटर ना, सर्किट ये हो गया एसी सोर्स, ये लग गया, ये क्या लग गया?
कैपेसिटर सुनाई पड़ रहा है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर करंट बह रही है आई, जबकि ईएमएफ वो लगा हुआ है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। लेट a pure capacitor of capacitance C has instantaneous charge Q at instant T if instantaneous value of alternating EMF is E, that is E0 sin omega t, so that Q is equal to C into voltage E, Q is equal to C into V पढ़े थे। अब मौका आ गया तो Q is equal to C into E। देन E की वेरिएबल है, इसको ऐसे ही कर सकते हैं C E0 साइन ओमेगा टी। चार्ज होगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा, सो दैट instantaneous value of alternating current is I is equal to dq by dt। क्यों भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ द टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो होता है, चार्जिंग जो होगा वही तो करंट हो जाएगा। I बराबर d by dt ऑफ C E0 साइन ओमेगा टी। C E0 बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। क्यों भाई? I की जो वैल्यू आ गई E0 1 बाई ओमेगा सी, बटे बटे में कर लिया। ओमेगा सी मल्टीप्लाई में एक्चुअली रहता है, लेकिन उसको बटे के बटे में डाल दिया मैंने, और cos ओमेगा टी को मैंने लिख लिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है तो साइन थीटा होता है, सॉरी कॉस थीटा हो जाता है, एएसटीसी रूल। तो 90 प्लस थीटा कॉस थीटा को शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, वो तकलीफ तो नहीं होगी किसी को। चलिए हियर 1 बाई ओमेगा सी, इसको हम एक्सी बोलते हैं, एक्सी इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव मामला है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड E0 by Xc, that is I0, peak value of
अल्टरनेटिंग करंट, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अगर ईएमएफ ये लगाया जाएगा E0 साइन ओमेगा टी, अब की जो करंटो आ गई वो I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 आ गई। इसका तो सेम फेज में नहीं आया। अब की जब E ओमेगा टी होगा तो I ओमेगा 2 प्लस π/2 होगा, 90 डिग्री आगे चल रही करें। इसका मतलब एक अगर हम ग्राफ बताएं आपको, ये ईएमएफ वाला E0 माइनस E0, अब करंट 90 डिग्री आगे है। इसका मतलब जब वोल्टेज 0 था तो करंट आगे है, करंट उसमें मैक्सिमम थी, आगे के चल रहा है 90 डिग्री। और जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, करंट 0 हो गई, और अब जब फिर वोल्टेज 0 आया, करंट उस समय मिनिमम हो गई, 90 डिग्री आगे चल रहा है। ये ग्राफ हो गया आई, ये ग्राफ हो गया ई का। फेजर डायग्राम ये हो गया आपका ई ओमेगा टी, और ये 90 डिग्री आगे है। 90 डिग्री से आगे का बढ़िया बनाइएगा, इस पर 90 ना लगे, इस पर 90 लगे, यही हो गया आई। clearly in the current leads EMF by phase angle π/2। करंट लीड करती है, आगे निकलती है EMF से बाई फेज एंगल π/2, और EMF lag behind current with phase angle π/2। कह सकते हैं कि EMF जो है लैग बिहाइंड, पिछड़ जाता है करंट से, फेज एंगल π/2। अच्छा, ये वाला ग्राफ आसान लगा कि ये वाला ग्राफ आसान लगा? नीचे वाला भाई ने कहा जो अभी कठिन लग रहा है फेज वाला, मध्यम ये आसान लगेगा। अभी हर सर्किट के लिए आप कहेंगे सर इसमें थोड़ा टेक्निकल ज्यादा ये भी नहीं है, ये 0 है, ये 90 है, ये फिर पाई है, ये पाई 3π/2 है, ये फिर 2π है। तो ये 0 वो तो मैक्सिमम, जब वो मैक्सिमम तो ये 0, 90 डिग्री आगे, कौन आगे? करंट। ये 0 कभी मैक्सिमम हो गई पहले में, मतलब जब वोल्टेज आप शुरू करते हैं तो उसमें मैक्सिमम चार्जिंग मिलने लगती है, मैक्सिमम करंट मिलने लगता है। और जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है करंट को उठा करके यहाँ का वोल्टेज बराबर तो 0 हो जाता है। ये बिहेवियर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये काम एसी में लगातार चलता ही रहता है। और जैसे कि रेजिस्टेंस में अपोजिशन को, रजिस्टर के अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं, रजिस्टर के अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं, वैसे ही कैपेसिटर के अपोजिशन को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और मैं क्या बोले, रजिस्टर के अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय रजिस्टर is called resistance, and the opposition offered by capacitor in the path of AC, that is called capacitive reactance। यूनिट वही ओम, लेकिन वैल्यू जो होती है इसकी 1/ωc होती है, 1/ωc होती है। बात क्लियर?
अब थोड़ा सा फीलिंग और लाइएगा, ध्यान देंगे। XC दैट इज 1 बाई ओमेगा सी, ध्यान देंगे। XC दैट इज 1 बाई ओमेगा सी, और ओमेगा होता है 2 पाई f इंटू सी, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी, है ना। ये बतिया आप पहले से जान रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक। अब इसको हम दो बार बोल रहे हैं, फॉर प्योर एसी, प्योर एसी, प्योर एसी के लिए एफ की वैल्यू इंफिनिटी, एफ की वैल्यू इंफिनिटी, देन एक्सी की वैल्यू 0। मतलब कैपेसिटर जो है प्योर एसी के लिए कोई अपोजिशन ही नहीं एफर्ट करता, एंड फॉर डीसी, प्योर डीसी, एफ की वैल्यू 0, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, डीसी कांस्टेंट करंट, देन एक्सी बिकम्स इंफिनिटी। इसका मतलब डीसी को पूरी तरह से रोक देता है। तो कैपेसिटर का काम क्या है, एसी को धड़ल्ले से जाने दीजिए, नो अपोजिशन, और डीसी को बिल्कुल मत जाने दीजिए, तगड़ा अपोजिशन। क्योंकि कैपेसिटर जो है वो अपोजिशन जो अफोर्ड करता है, उसी अपोजिशन को तो हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह रहे थे, जिसको हम एक्सी से दिखाते हैं, और इसकी वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। समझ रही हो? एक टॉपिक आपके लिए मैंने जानबूझ के रोका, जैसे एसी थ्रू मैंने रेजिस्टेंस बताया, एसी थ्रू कैपेसिटेंस बताया, ऑब्वियसली मैं ऐसे ही एसी थ्रू इंडक्टेंस बताऊंगा, इंडक्टर बताऊंगा, उतना उसको बताना है, सेम इतना लिखूंगा, और तीनों में अच्छे खासे सवाल मिलेंगे, और जितने सवाल तीनों पर लगाए रहेंगे उतने अच्छा आगे अपने आप गाड़ी चलेगी आप। अभी तो तीनों अलग अलग बताया मैंने, आर सी एल, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर बताना है। तीनों पर 8 9 10 सवाल मिलेंगे आपको बुक में, और फिर कॉम्बिनेशन चालू होगा, आरसी, आरएल, एलसीआर, ठीक, कॉम्बिनेशन। हर सर्किट में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ न कुछ कैपेसिटेंस होता है, कुछ न कुछ इंडक्टेंस होता है। हर सर्किट में कुछ न कुछ वैल्यू होती है, किसकी प्रायोरिटी है उसी हिसाब से सर्किट बिहेव करता है। हम लोग के पास भी हमारी भी सर्किट है अपनी, इसमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ न कुछ कैपेसिटेंस है, स्टोरिंग कैपेसिटी है, और कुछ न कुछ मैग्नेटाइजेशन करने की कैपेसिटी है। क्यों? कुछ न कुछ रेजिस्टेंस है, गोबर भरा हुआ है, कुछ न कुछ स्टोरेज क्षमता भी है, और कुछ न कुछ इंडक्टेंस करने, प्रेरित करने की क्षमता भी है। ये आदमी को ही लागू होता है। एलसीआर सर्किट, ऐसे ही हर सर्किट एलसीआर की तरह बिहेव करती है। उम्मीद है कुछ बात समझ में आई है, और इसका ग्राफ भी समझ के आ गया होगा। तो चलिए, कितना समझ में आया, और अगर ये आपको 50% समझ में आया होगा तो सवाल 100% लगेगा। तो सब तक कृपा करके सवाल लगा लीजिए। कैपेसिटर देखने में जितना खतरनाक होता है, सवाल उतना ही आसान होता है, सीधा फार्मूला बेस्ड सवाल मिलेगा। तो कृपा करके लगाइएगा, हम आज सवाल भेजेंगे आपको, देखा जाएगा, जुटा जाएगा, और कल आपको वो एक हेडिंग बढ़ा करके आप इसके सवाल कैसे लगते हैं इस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर इसका एसी थ्रू एन इंडक्टर, ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, और इससे पहले हम लोग एसी थ्रू रजिस्टर और एसी थ्रू कैपेसिटर ये पढ़ चुके। अब हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको एसी थ्रू प्योर इंडक्टर। यहां ध्यान देंगे आप, ये एक इंडक्टर है, जिसका इंडक्टेंस L है, और इस पर एक एसी सोर्स अप्लाई कर दिया गया है, और इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू
E0 साइन ओमेगा टी होगी, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही होगी वो आई होगी। कल बात किया था इसको मैंने, आई होगी। यही काम मैंने इससे पहले 2 बार कर दिया हूँ, कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेट सुनेंगे, लिखेंगे एक ही लाइन नहीं कि मुझे एक ही टॉपिक पढ़ाना है, बाकी सवाल लगवाने हैं। लेट an inductor of inductance L conduct current I at instant t at instantaneous EMF E if rate of change of current di by dt, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, टाइम बीतने के साथ साथ करंट की वैल्यू बदल रही होगी, ईएमएफ बदल रहा है, टाइम डिपेंडेंट है, तो करंट भी टाइम डिपेंडेंट है। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज di by dt, then induced EMF in inductor is minus L di by dt. सेल्फ इंडक्टेंस में हमने पढ़ा था phi is equal to Li, याद आ रहा? मैंने कहा phi is directly proportional to I, और जो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो L आता है, और phi is equal to Li आ जाता है, जहाँ L की जो यूनिट है वो हेनरी, याद आ रहा है कुछ? और इसी को हमने डिफरेंशिएट कर दिया था, क्योंकि E बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, यहाँ L कांस्टेंट है, ये डी आई बाई डी टी है। तो जब भी किसी इंडक्टर में करंट चेंज हो रहा होगा, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितना होती है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यही इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ हो गया, माइनस एल डी आई बाई डी टी, राइट? एनी प्रॉब्लम? बात आगे बढ़ाई जाए। बाई किरचॉफ लॉ of by Kirchhoff लूप रूल। किरचॉफ के आपने 2 रूल पढ़े हुए हैं, एक पढ़ा है जंक्शन रूल, सीखिए, ठीक है, और दूसरा पढ़ा है आपने लूप रूल। जंक्शन रूल था सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, याद आ रहा है? भुला गया? जानबूझ के बता रहा हूं, इसमें से याद आया आपको। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, और लूप रूल था, क्या था? सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपसे, कई लोग कहते हैं कंपटीशन कैसे निकालते थे, हम लोग सुल्तानपुर में 10 साल 15 साल पहले, बल्कि 20 साल पहले कंपटीशन निकालना शुरू किए। लोग पूछते कैसे कंपटीशन निकालते हैं, कैसे पढ़ते बता दीजिए। हम क्या महा बेवकूफ आदमी, कैसे पढ़ते नहीं बताया जाता है, क्योंकि पूछने की चीजें कैसे पढ़ते हैं। तुम्हें बताओ कुत्ता दौड़ा कैसे भागते हैं? हम क्या उसी तरह पढ़ते हैं जैसे कुत्ता दौड़ाए तो भागते हैं। वहां समझ नहीं पाए, उनका समझ भी नहीं पाओगे। अरे जब कंपटीशन सामने है, कैसे मेहनत करनी है, तो जितना कर पाओ उतना करो, चाहे सो, चाहे जागो, चाहे खाओ, चाहे मत खाओ। जब जान पे बनाए, जान कैसे बचानी है, वो उसके लिए कोई रूल नहीं होता है।
जैसे कर पाओ वैसे करो, पूरी ताकत लगा के पढ़ो, सांस रोक के पढ़ो या सांस लेते हुए पढ़ो, तो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। और ये जान रहे हो तुम खुद भी, तुम अच्छे से जान रहे हो मुझे क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता, अपने औकात सब जानते रहते हैं ना। औकात चाहे इतना बनाए, लेकिन क्या आता है क्या नहीं आता क्लियर है एकदम, क्या भूलता है और क्या पक्का है। 17 पढ़ा नहीं आता तो नहीं आता, क्या करूं फिर भाई, अब एग्जाम में आना है तो तैयार करो ना, कौन रोक रहा है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें को नहीं आता है, सबको नहीं आता है। आपको तो सब नालायक है, आपको थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम नालायक बनना है बस, बाकी नालायक सब। आप थोड़ा सा कम नालायक बन जाएंगे, कम बन जाएगा, यही तरह करना। बात समझिए क्या कह रहा है भाई, बोलता मुझको भाई, बोलता आपको है, आपसे कम भूलूंगा बस। 24 घंटा तुम भी पढ़ना, 24 घंटा हम भी जोर लगाएंगे। हाँ, पूरा बात कम सुनेंगे, बाजार में कम टहलेंगे, दोस्त कम बनाएंगे, क्योंकि काम इससे होना है। दोस्तों का काम नहीं आएगा, दोस्तों बनाएंगे, ऐसा नहीं पागल है, थोड़ा कम बनाएंगे, जिससे बहुत जरूरत है तो बनाएंगे, तो अपना काम करेंगे, इससे ज़रा फायदा होने वाला। ये करना पड़ेगा आपको, ये पढ़ने का नियम। किरचॉफ लॉ, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा ई, यहाँ ईएमएफ कितने दिखाई पड़ रहे हैं आपको, यहाँ पर कितने ईएमएफ दिख रहे हैं आपको। अब एक तो ये वाला है, तो ये वाला है, एक अप्लाइड वाला है, एक इंड्यूस वाला है, तो सिग्मा ई में 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा ई प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू आई आर। आई आर क्या है, आई आर है कहीं, अबे आर तो है ही नहीं है, तो आई का क्या करें, बिना आर के कहा काम चलेगा, आई आर दोनों चाहिए ना। कितना लिखें, शाबाश, 0। समझ में नहीं आ गया, ईएमएफ 2 है, रेजिस्टेंस लग को नहीं है। क्लियर हुआ बात कि नहीं क्लियर हुआ। डायरेक्शन का ख्याल रखते हो, करते हैं। माइनस क्यों किया, क्योंकि अपोज कर रहा है, ये क्या है, सपोर्ट कर रहा है करंट को, तो समझ में आया। इस पर अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, बुक उठाइए, ले आया कीजिए, 2-4 न्यूमेरिकल पूछ लिया कीजिए, तो हम बता दिया करेंगे आपको। तो इसका कॉन्सेप्ट भूलना नहीं पाएगा, क्या क्या भूल रहा है, इस पर प्रैक्टिस करनी जरूरी है, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो। सिलेक्शन नहीं होना जिम्मेदार आप स्वयं है, आप जान रहे हैं मुझे नहीं आता, इसके बाद पढ़ दो तो नहीं करते आप, वैसे सबको नहीं आता, आप थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, आप कौन लगे, बस काम हो जाएगा आपका। सब थोड़ा करना है, उससे ज्यादा करना सामने वाले से बस। अभी अगर सामने वाला 100 गिरा रहा है तो मुझको 125 गिराना है। हम अभी भी कंपटीशन जाके बैठ गए तो 125 क्वेश्चन आता तो 120 के नीचे करके नहीं आओ, तो 125 कर दूं, दूसरे लोग को बगल वाला वाले पे लग कर दूं, मतलब तुम्हारा कर दूंगा। और भूलने लगता है, अपने पिताजी जूता उठा लेता था मैं, तो पिताजी ऊपर चले गए, अभी जूता का ऊपर आई होगा उनको, जूता लेके 4-5 मारता था अपने सर पे, पिताजी नहीं मारते जल्दी में, लेकिन खुद को मार लेता था। तो भूल जाएगा, बहुत बेइज्जती होने वाली है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। कई कई रात कई फिर पढ़ लिया करते, कोई दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि मैंने कहा ना, कुत्ता दौड़ाएगा कैसे भागेंगे वो हम जानते हैं। सबकी मेहनत करने की अलग ताकत है। अगर हम आप प्लान करें, चलेगा चोरी करे करें, कई लोग होंगे कहेंगे चला हूँ चलते ही, तो हम कहेंगे बेटा रात भर जागना पड़ेगा, कह खुद बहुत सही जागी थे। हाँ तो कर लेते हैं, आपको क्वालिटी है, बस अब तक करना क्या है, ये तय करना है आपको, है ना। तो ये स्पेशली करना है, ध्यान में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। चलिए ये आ जाएगा आपका डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई बाई एल। ये समझ में आ रहा है, दोबारा बताऊं, ये इधर ले गए, प्लस हो गया, ई बाई एल कर दिया, डी आई बाई डी टी आ गया। क्लियर। अभी डी आई बराबर क्या आ गया आपका, ई जीरो बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। क्या कर दिए, ई की वैल्यू पुट कर दी है, ई जीरो साइन ओमेगा टी, एल की जगह एल है, डी टी इधर मल्टीप्लाई कर दे। कोई डाउट तो नहीं किसी को, आंसर समझ में तो नहीं आ रहा है, आ रहा है, मतलब हम 2 दिन कुछ पढ़ोगे नहीं, इसका मतलब हाँ समझ रहे हैं। चलिए ध्यान देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, अगर दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा आपका डी आई ई जीरो बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। कोई डाउट, सही चल रहा है। डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका आई ई जीरो एल कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी,
अपॉन ओमेगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब आप लोग बहुत समझदार हैं, अगर इससे बात समझ में आ गई है तो अगली बात समझने के लिए तैयार है। क्या बोलने चल रहा हूं मैं? आई बराबर आ जाएगा T0 बाई ओमेगा एल, और माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख लेंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, गड़बड़ सही है? क्लियर कर देते हैं। देखिए जरा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, माइनस वन ले लो बाहर, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी आ गया। साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है। माइनस पहले था, कॉस ओमेगा टी आ गया, माइनस कॉस ओमेगा टी जगह मैंने ये लिख दिया। क्यों ऐसे लिख दिया है? क्योंकि इससे मुझे कंपेयर करना है ना, इससे मुझे कंपेयर करना है, इससे मुझे कंपेयर करना है, इसलिए साइन टर्म में ही ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ ओमेगा टी है, वहां ओमेगा टी माइनस, इसका मतलब इसके फेस ओमेगा टी में और उसके फेस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 से देख कर ये क्लियर हो रहा है कि वो पाई बाई 2 पीछे है। सही कह रहा ना? क्योंकि साइन जो आपको कैपेसिटर बता रहे थे उसमें ध्यान आ रहा होगा पाई बाई 2 प्लस में आया था, वहां पर करंट आगे चलती है और यहाँ पे करंट पीछे चलती है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए, बहुत समझदार आप लोग हैं। और यहाँ पर हमने कर लिया इसको I इक्वल टू E0 बाई एक्सएल, कल यहाँ किए थे XC, और XC को नाम दिया था मैंने कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको हम नाम देने जा रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो समझ में आया नहीं समझ में आया? एकदम सही आ रहा मामला। जो 2-3 दिन से पढ़ रहा हूँ उनको दिक्कत नहीं आ रही होगी, जो गैप मार रहे होंगे उनके लिए हम बहुत चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद अपना नुकसान कर रहे हैं ना। आप हेल्प उसी कर पाएंगे जो अपनी खुद की हेल्प कर रहा हो। जिंदगी में भी एक फार्मूला याद कर लो, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। मदद उसी करना जो अपनी मदद कर रहा हो। पता लग रहा है आपको कूद पड़ा है, 2-3 डूब बैठता है, तो कहा तो जाते बचाओ, क्या बचा ले, पता लग जाए तो जब जान जाए तू आया कहे आवा बढ़िया क्या चला आया, तो दूसरे भाई है वो, क्योंकि मरने का मादा जल्दी से मारे एंड में खराब करे, है ना, बहुत लोगों का टाइम नुकसान करने वाला है। ध्यान रखिएगा, बचाइएगा उसी को जो खुद बचने के लिए तैयार कर रहा हो, तब आपकी हेल्प काम आएगी, उसको आपको भी क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर कोई मरने वाला है, जान मुझे जा रहा है, जल्दी से जल्दी जाओ बेटा, रास्ता इधर से है, जल्दी पहुंच जाओगे। हाँ, उधर से घूम के जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, स्टेडियम पर भीड़ रहती है, इधर से जाओ, सीधे सीधे जल्दी पहुंचोगे, जल्दी मरोगे। चलिए, तो ध्यान देंगे यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मदद करिए, आप मेरी मदद काम आ जाएगी। आप एक्सेल हियर ध्यान देंगे E0 बाई एक्सेल V बाई R, वैसे E0 बाई अपोजिशन एक्सेल दैट इज I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट, and XL that is omega L, that is also known as 2 pi FL is called inductive reactance. Definition: opposition offered by इंडक्टर। इम्तिहान आते आते हैं तो कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, कैपेसिटर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, अपोजिशन ऑफर करता है, और उसी अपोजिशन को ही इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। मेरी बात ध्यान में आ गई होगी बात, वर्ड मत भूल जाइएगा ना। एक तो वही वाला हाल होगा कि किसान था, उसको कहा गया था कि एक घर से निकला आदमी, उससे कहा गया कि कहाँ जा रहा हो, तो खिचड़ी के लिए जा रहे हैं। रास्ते जाने लगा तो खिचड़ी भूल गया और रास्ते बोल रहा है खाचड़ी खाचड़ी। किसान देखा कहा उड़ा रहा चिड़िया, कह रहा खाचड़ी खाचड़ी।
तो 10-20 लाभ दिया। कहा कह रहा हम कह रहा है उड़ चिड़ी, कह रहा है खा चिड़ी। 10-20 लाभ दिया, कहा जाना बोलना उड़ चिड़ी। फिर कहा ठीक है हम उड़ चिड़ी बोलेंगे। फिर आगे जाना उड़ चिड़ी बोला, तो पहलिया था, जाल बिछाया, तुम तैयार करा छुप करके कोई चिड़िया और आगे फंसे, और ये कह रहा है उड़ चिड़ी। फिर 10-20 लाभ दिया। अब वो तो ऐसे बड़ी लंबी कहानी भूल गई पूरी। क्या बोलना है? खाचड़ी नहीं बोलना है, खाचड़ी बोलना है, नहीं खिचड़ी था। और यहाँ बोल रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज डिफाइंड एज, एक नंबर की डिफिनेशन आती है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टिव, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। यूनिट वही ओम, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, ये रिएक्टेंस है, राइट? ध्यान में आ गया? इसलिए I is equal to I0 sin omega t minus pi by 2. Clearly current lag behind voltage by phase angle by कितना pi by 2, और EMF या voltage leads current by phase angle pi by 2 in pure इंडक्टिव सर्किट। समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? सब कुछ बता दिया, दो चीज नहीं बताया। क्या 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 बताया? फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम ना, और जैसे वहां बताए थे वैसे यहाँ बताने जा रहे हैं। ये या देखा ई होगी तुहार वेव डायग्राम, दिखाया मैंने ई, क्यों बच्चों? ये E0 माइनस E0। अब दिखाएंगे हम करंट। अरे अभी रुको, अभी तो EMF हुआ, करंट 90 डिग्री पीछे। कहां से स्टार्ट करें? यहां से कि यहां से? नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो जब ये 0 तो ये मिनिमम माइनस I0, और जब ये मैक्सिमम तो ये 0, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। That's the wave diagram of AC in pure inductive circuit। बन जाएगा एग्जाम में, बहुत दिक्कत तो नहीं है। अब आ गया फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में यहाँ देखा, ये बेस लाइन, ये हो गया EMF E, ये हो गया ओमेगा टी। अब EMF पता है 90 डिग्री करंट हो पीछे, ऊपरा बनाए कि नीचे बना दे? नीचे बना दे। तेरे लोग बना दिए, तुम भी क्या रखोगे? 90 डिग्री में देखो करंट बन गई, कोई समस्या? तो मैं मुंह मत देखो, नोट कर लो। जय हिंद जय भारत। हाँ अटेंडेंस लगा रहे हैं, फोटो बस 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 नहीं।